संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। और हम योग प्रणेता पूज्य गुरुवर श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। धर्म प्रेमी बंधुओं, श्री तत्वार्थ सूत्र ग्रंथराज जी के पंचम अध्याय की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। अब हम अध्याय 5 में सर्वज्ञ देव द्वारा बताए गए जैन कॉस्मोलॉजी का अध्ययन करेंगे, जिससे हमारी ब्रह्मांड की रचना संबंधी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे और हमारे मोक्ष मार्ग को और भी सुदृढ़ बनाएंगे। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूरतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। हम कह तो देते हैं, साइंस भी एटम कहता है, हम भी एटम कह रहे हैं। वो एटम क्या है? वो तो बहुत बड़ा, अभी अगर साइंस ने पकड़ लिया है तो वह कम से कम वो स्थूल सूक्ष्म की श्रेणी में तो आया। स्थूल स्थूल नहीं है, स्थूल नहीं है, चलो कोई बात नहीं, स्थूल सूक्ष्म तो होगा, कुछ तो होगा। सूक्ष्म भी नहीं है और सूक्ष्म भी नहीं है, और ये सब स्कंदों के वेद है। इसके बाद अणु शुरू होता है, एटम इसके बाद में है। तो साइंस ने जिस एटम को एटम समझ रखा है, वो एटम भी पूरा नहीं है अभी उसके पकड़ में। समझ आ रहा है? तभी उसके तरह तरह के और भी नैनो एटम है ना, तरह तरह के उसके नाम, फोनोन और तरह तरह के न्यूक्लियंस, तरह तरह के उसके नाम, न्यूट्रॉन्स वगैरह सामने आते हैं, जो कि उस पुद्गल परमाणु के ही अनेक अनेक तरह के ही कण हैं, उसी के बने हुए वो अवयव हैं। तो आपको बताना चाह रहा हूं कि इस साइंस से आप देखो कि एटम कहाँ है। ये तो अभी 6 प्रकार का तो स्कंधों का ही विभाजन है। इसके बाद जो चीज आएगी वो है अणु। समझ आ रहा ना? तो जब स्कंधों पे ही हमारी पकड़ छूट गई, सूक्ष्म पर और सूक्ष्म पर, यहीं पर हमारी पकड़ छूट गई, तो स्कंधों पदगल के परमाणु तक हमारी पकड़ पहुंचेगी कैसे? ये अगर साइंस समझे तो समझा सकते हैं कि अभी साइंस को अभी बहुत यात्रा तय करना है हमारे जैन साइंस तक आने के लिए। समझ आ रहा है ना? इतना जैन आचार्यों ने डीप स्टडी, कहना चाहिए स्टडी वाली बात तो इसलिए नहीं है क्योंकि ये सब तो जो इसी से सर्वज्ञता सिद्ध की जाती है कि ये सर्वज्ञ के अलावा एक साथ सब चीजें विश्व के बारे में कोई भी इतनी क्लियरली बता नहीं सकता है। सर्वज्ञ होते हैं, कैसे होते हैं, क्या पता होते हैं कि नहीं होते। जो तमाम तरह के बच्चे क्वेश्चन करते रहते हैं, वो क्वेश्चन अज्ञानता से निकलते रहते हैं। एक बार पढ़ें, देखें, समझें तो उन्हें समझ में आ जाएगा कि इस तरीके का बिल्कुल क्लियर क्लासिफिकेशन जब तक कोई व्यक्ति फुल नॉलेज नहीं रखेगा किसी ऑब्जेक्ट के विषय में, तब तक कर नहीं सकता है। और अगर करने की कोशिश करेगा तो कुछ ना कुछ उससे छूट जाएगा, अगर वो सर्वज्ञ नहीं होगा तो साइंस से चीजें छूट रही हैं, उसकी पकड़ से बाहर है। इसलिए बस वो पकड़ता जा रहा है। एलिमेंट्स नए नए डिस्कवर होते चले जा रहे हैं और उन एलिमेंटों की संख्या भी बढ़ती चली जा रही है। अभी स्थूल रूप में भी जो एलिमेंट्स हैं केमिस्ट्री के अनुसार, वो भी अभी एंडिंग पोजीशन में नहीं है कि इतने ही एलिमेंट्स हैं, वो भी बढ़ते चले जाते हैं। समझ आ रहा है? कभी 91, कभी 150 तक कितने एलिमेंट्स हो चुके हैं। बहुत दिनों से तो मैं ही नहीं पढ़ा केमिस्ट्री में क्या हो रहा है। समझ आ रहा है ना? तो अब ये सब चीजें मतलब उसके कोई एंड नहीं है। साइंस तो उसको कहते हैं एक बार परफेक्ट बता दिया जाए कि बस ये है माने ये है, बस इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता, उसका नाम साइंस है। समझ आ रहा है ना? तो ऐसी साइंस पढ़ो। तो ये साइंस यहाँ है। तो आप देखें कि इस तरह की साइंस पढ़ने वाला ही वास्तव में साइंटिस्ट है। इसलिए आपको समझना चाहिए कि जो लोग इस तरह की नॉलेज रखते हैं उन्हीं को ही विज्ञान समझ में आता है। आगे बढ़ते हैं।
भेद संघातेभ्य उत्पद्यन्ते। क्या कहते हैं? भेद संघात और भय जो लगा हुआ है बहुवचन है, सुन रहे हो ना? तो बहुवचन से दो चीजों से काम कैसे चलेगा? तो यहां पर तीसरी चीज और भी है, अलग अलग भेद संघात और भेद प्लस संघात, इनसे उत्पद्यन्ते माने उत्पत्ति होती है। किसकी? स्कंधों की। किसकी उत्पत्ति होती है? स्कंधों की उत्पत्ति के लिए बताया जा रहा है। स्कंधाश्च जो लास्ट में लिखा था, तो उसी से इसका एक क्लोज रिलेशन बन रहा है। भेद और संघात और भेद संघात, इन तीनों से किसकी उत्पत्ति होती है? तो ये स्कंधों की उत्पत्ति होती। ये इस सूत्र का अर्थ आता है। क्या मतलब हुआ इसका? भेद का मतलब हो गया एक तरीके का डिवाइडेशन, है ना, जिसे साइंस कहता है फिशन, न्यूक्लियर फिशन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन। दो चीजें आती है ना साइंस में, हाँ थोड़ा थोड़ा याद आता जाता है। तो वो जो फ्यूजन और फिशन की प्रोसेस है वो यही है, भेद संघात, यूनियन एंड डिवाइडेशन, है ना। तो जो भेद हुआ है, भेद जो हुआ, कोई भी स्कंद था उसका हमने कुछ पार्ट उससे अलग कर दिया। मान लो वो 20 प्रदेश वाला स्कंद था, हमने उसको 10 प्रदेश वाला स्कंद बना दिया, 5 प्रदेश वाला स्कंद बना दिया, वो उसको हमने तोड़ दिया, वो बन गया भेद। संघात क्या हो गया? उसी में हमने और मिला दिया, 20 वाले में 10 वाला और मिला दिया, तो वो हो गया 30 प्रदेश वाला, तो वो जो है उसका संघात हो गया, है ना। इसे हम एक वैलेंसी के रूप में भी समझ सकते हैं, जो बहुत सारी वैलेंसी का एक कॉम्बिनेशन बनता है, आपको बाद में बताएंगे कभी। तो वो संघात जो है इसी तरीके से चलता है ना। तो ये संघात, और फिर तीसरी चीज आती है भेद संघात, माने जिसमें भेद भी हो रहा हो और संघात भी हो रहा हो। तो ऐसे जो बड़े बड़े स्कंद हैं, है ना, किसी स्कंद में से हमने कोई निकाला स्कंद, तो ये भेद हो गया, और फिर उसी में हमने दूसरा स्कंद और मिला दिया, तो ये भेद संघात हो गया। तो ये सब तरीके से स्कंद बनते रहते हैं। तो ये सब क्या कहलाएगा? ये सारा का सारा स्कंद जो बनता है वह 3 रूपों में बनता रहता है ना। जल में से जल निकाल लिया, क्या कर लिया हमने? एक तरीके से भेद कर लिया। जल में से फिर जल में हमने दूसरा जल मिला दिया, क्या कर दिया? संघात कर दिया, समझने के लिए। और फिर हमने जल में से जल निकाला और थोड़ा उसमें फिर डाल दिया, तो ये भेद भी कर लिया और संघात भी कर दिया। स्कंद तो है ही, सब स्कंदों में ही चल रहा है। तो ये भेद अकेला भी काम करता है स्कंदों के लिए, इस संघात भी अकेला काम करता है, और भेद संघात दोनों भी मिलकर के काम करते हैं, है ना। मान लो कोई 4 प्रदेशी स्कंद है ना। अब उस 4 प्रदेशी स्कंद में हमने 2 प्रदेश वाला स्कंद और मिलाना है। तो वह 2 प्रदेश वाला जो स्कंद उसमें मिल गया, तो वह 6 प्रदेश वाला जब स्कंद बनेगा, तो वह स्कंद 6 प्रदेश वाला 4 प्रदेशी और 2 प्रदेशी उससे भी मिलकर के बन सकता है, और जो 3 प्रदेशी स्कंद है और 3 प्रदेशी स्कंद है उससे भी मिलकर के बन सकता है, और जो एक के साथ नहीं बनेगा, एक तो अड़ू हो जाएगा, समझ आ रहा है ना। तो वह स्कंद इसी रूप में बनेगा, इसलिए बताया जा रहा था। यह क्या कहलाया है? संघात। इसमें केवल संघात हो रहा है। तो भेद से भी, संघात से भी, और भेद संघात दोनों से भी, ये अच्छी प्रोसेस है। इसी से ये सारे के सारे स्कंद उत्पन्न होते रहते हैं। अब चाहे आप ठोस उत्पन्न कर लो, चाहे द्रव उत्पन्न कर लो, चाहे गैस उत्पन्न कर लो, ये तीनों चीजें इन्हीं भेद संघात और भेद संघात के माध्यम से उत्पन्न होती रहती हैं। चाहे बादलों का बनना देख लो, चाहे समुद्रों का पानी बाष्प के रूप में बनना देख लो, चाहे अग्नि किसी भी रूप में बदलना देख लो, ये सारा का सारा स्कंदों का खेल इन्हीं तीनों प्रोसेस से चलता रहता है। ठीक है ना।
और अणु अगर बनेगा तो आचार्य कहते हैं भेदाद अणु। अणु की उत्पत्ति के लिए एक ही चीज है, संघात से अणु नहीं बनते, भेद और संघात दोनों हो जाएगा तो अणु नहीं बनेगा। अणु की उत्पत्ति केवल भेद से होती है, भेद करते चले जाओ। स्कंद का भेद किया, भेद किया, भेद किया, भेद किया, स्कंद का तोड़ते तोड़ते भेद जहां तक हो जाएगा जिसके बाद फिर आप भेद न कर सको, उसका नाम ही अणु है ना। जहां पर भेद करना फिर आपके बस की न रहे, किसी के बस की न रहे, उसी का नाम अणु है। इसलिए अणु जो होता है वो फिर जो है उसका कोई भी डिवाइडेशन नहीं होता है। ऐसा कोई भी अणु नहीं होता जो कभी भी स्कंद के रूप में न बना हो, और जितने भी अणु होते हैं वो सब स्कंद के टूटने से ही बनते हैं। समझ में आ रहा है? मतलब आज भी इस ब्रह्मांड के अंदर अनंतों परमाणु घूम रहे हैं, लेकिन वे सब कैसे? उन स्कंदों के टूटने से ही बने हैं, भेद से बने हैं। और जो वो परमाणु हैं वो सब परमाणु अपने आप नहीं बनते हैं, इसी तरीके के भेद से बनते हैं। और उन परमाणुओं का जो बनना हुआ है वो सब परमाणु पहले स्कंद रह चुके हैं। कोई भी परमाणु ऐसे नहीं होते जो स्कंद के रूप में न रहे हों। ये इसी सूत्र से सिद्ध होता है, भेदाद अणु। अणु कैसे बनता है? तो भेद से बनता है। आज तक जिस अणु का कोई भी मान लो स्कंद ना बना हो तो वह अणु किसी भी रूप से कभी स्कंद के रूप में प्रयुक्त नहीं हुआ हो, ऐसा कोई भी अणु आचार्यों ने स्वीकार नहीं किया। तो अणु कभी भी जब होगा तो किस रूप में होगा? भेद से बनकर के वह अणु की उत्पत्ति होगी, वो उसी रूप में होगा, है ना। और फिर जो एक चीज बताई जा रही है, भेद संघाताभ्याम चाक्षुषः, इसमें क्या कहते हैं? ये द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ यहां पर इस सूत्र में। तो दो चीजें हैं, भेद और संघात। इन दोनों से जो बनता है वो चाक्षुष कहलाता है। चाक्षुष का मतलब होता है चक्षु इंद्री का विषय, है ना। तो चक्षु इंद्री से जो चीज देखने में आएगी वो चीज जो है केवल भेद से भी नहीं आएगी, केवल संघात से भी नहीं आएगी, वो भेद और संघात दोनों से देखने में आएगी। समझ आ रहा ना? मतलब कि ऐसे स्कंध जिनमें भेद और संघात दोनों होकर के कुछ हुआ हो, उसी का नाम भेद संघात होता है ना। यानी मतलब ये हुआ कि अगर हमने उन स्कंदों में से भेद कर दिया केवल, तो वह भेद भी जो है चक्षु इंद्री का विषय नहीं, और उसमें अगर हमने संघात भी कर दिया तो भी चक्षु इंद्री का विषय नहीं, लेकिन भेद और संघात दोनों हो जाते हैं तो वो चक्षु इंद्री का विषय बन जाते हैं, है ना। तो ये जो है भेद और संघात के माध्यम से चाक्षुष पुद्गल का होना, ये यहां बताया गया है। सुन रहे? अब ये उन स्कंधों के लिए है जो स्कंध हमें दिखाई नहीं दे रहे हों और उनको हमें देखना हो। समझ आ रहा ना? यानी हमें यहां पर यह लगाना पड़ेगा कि जो अचाक्षुष हों उनको चाक्षुष बनाना हो तो हमें भेद संघात दोनों का उपयोग करना है। जो चाक्षुष हैं उनको चाक्षुष बनाने के लिए तो केवल भेद ही पर्याप्त है या संघात ही पर्याप्त है। जो अचाक्षुष है उसको अगर हमें चाक्षुष के रूप में देखना है तो भेद भी प्लस संघात भी। माने पहले हमें किसी से उसको हटाना पड़ेगा और फिर हमें उसी को किसी में जोड़ना पड़ेगा। जब ये दोनों चीजें होंगी तो वो चक्षु इंद्री का विषय बन जाएगा। कैसे बनाओगे बताओ? हैं? क्या समझ में आ रहा है? H2 + O = H2O अरे इसमें क्या याद करने की चीज है? समझ आ रहा है ना? तो क्या बनाना है? तो आप जो है हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स लें, है ना। तो वो जो है आपके लिए ऐसे हैं कि वो पकड़ में नहीं आ रहे, अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं। समझ आ रहा है? और ऑक्सीजन का 1 लें,
और दोनों का जब कॉम्बिनेशन हो जाएगा तो H2O हो जाएगा, है? 2 परमाणु हाइड्रोजन के, 1 ऑक्सीजन का, तो वो H2O बनेगा। लेकिन वो परमाणु यदि है, हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, तो वो तभी परमाणु कहलाएंगे जब वो आपको दिख ना रहे हो। समझ आ रहा है ना? तो वो भी नहीं दिख रहा हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन का भी एक नहीं दिख रहा, और दोनों मिल गए तो चलो आपने जल बना दिया तो जल दिख गया। समझ में आ रहा है ना? और सबसे अच्छा उदाहरण ये है, देखो इधर देखो, अपनी दोनों उंगलियां घिसो, क्या हुआ? इधर से जब हमने ऐसे किया ये हो गया, उसमें भेद भी हो रहा है और अगले वाले उससे संघात भी होता जा रहा है। समझ आ रहा है ना? आप कहोगे मेरे हाथ बिल्कुल साफ हैं, आपने बिल्कुल स्टरलाइज कर रखे हैं, सैनिटाइज कर रखे हैं, अच्छा है, स्टरलाइज भी कर लो तो भी कोई बात नहीं। उसके बावजूद भी जब भी आप ऐसे करोगे तो क्या होगा? इसमें जो है अपने आप बत्ती सी बन जाएगी। ये कैसे बन गई? ये बन गई, देखो भेद तो हम कर रहे हैं, लेकिन भेद के साथ आगे आगे के जो पुद्गल परमाणु हैं उनसे आगे आगे के पॉइंट से उसका संघात होता चला जा रहा है, तब हमें कुछ दिखाई देने लग जाता है। तो भेद और संघात दोनों से अचाक्षुष जो था मेल, वो चाक्षुष हो गया। ठीक है ना? इस तरीके से आप फिजिक्स का उपयोग करो और इस तरीके से इन पुद्गलों के स्वभाव को जानो। इसी में आपको अच्छा विज्ञान मिलेगा और अच्छा ज्ञान मिलेगा। ठीक है ना? इतना ही पर्याप्त है। ओम अरहम नमः। तो चलिए आज की कक्षा का एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हमने जाना कि साइंस भी एटम की बात करता है, परंतु उसके भी न्यूट्रॉन, प्रोटॉन आदि भाग होते हैं। विज्ञान का अणु कम से कम स्थूल सूक्ष्म की श्रेणी में आएगा। जैन साइंस का अणु 6 प्रकार के स्कंदों के बाद आता है। साइंस को वहां तक पहुंचने के लिए बहुत यात्रा तय करनी पड़ेगी। सर्वज्ञ के अलावा एक साथ क्लियरली विश्व के बारे में कोई भी नहीं बता सकता। बच्चे अक्सर अज्ञानता में सर्वज्ञता को क्वेश्चन करते हैं। जब भी कोई फुल नॉलेज के बिना क्लियर क्लासिफिकेशन करेगा तो उससे चीजें छूट जाएंगी। जैसे विज्ञान अभी भी नए नए एलिमेंट्स डिस्कवर कर रहा है, जबकि साइंस को तो एक बार में परफेक्ट बता देना चाहिए। इसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। सूत्र 26 में हमने जाना कि भेद से, संघात से और भेद संघात से स्कंदों की उत्पत्ति होती है। स्कंधाष्ट सूत्र 25 से लिया है। चूंकि भय द्विवचन नहीं बहुवचन है, इसीलिए भेद और संघात के साथ भेद संघात भी लिया है। भेद डिवाइडेशन का और संघात यूनियन का प्रोसेस है। विज्ञान की न्यूक्लियर फ्यूजन और फिशन का प्रोसेस भी भेद और संघात जैसा ही है। जैसे 20 प्रदेश वाले स्कंद को 10 प्रदेश में तोड़ दिया तो वह भेद बन गया। 20 प्रदेश वाले स्कंद में 10 प्रदेश वाला मिला दिया तो संघात हो गया। और स्कंद में से कोई भी स्कंद निकालकर उसी में दूसरा स्कंद मिला दिया तो भेद संघात हो गया। जैसे जल में से जल निकालना भेद, दूसरा जल मिला देना संघात, और थोड़ा जल निकालकर थोड़ा और डाल लेना भेद संघात हो गया। हमारे वातावरण में ठोस, द्रव और गैस तीनों चीजें इन्हीं भेद, संघात और भेद संघात के माध्यम से उत्पन्न हो रही हैं। चाहे बादलों का बनना हो, समुद्र का पानी वाष्प के रूप में बनना या अग्नि का किसी रूप में बदलना, सब स्कंदों का खेल इन्हीं तीनों प्रोसेस से चलता रहता है। सूत्र 27 में आचार्य कहते हैं कि अणु की उत्पत्ति केवल भेद से होती है। स्कंद के भेद तब तक करते चले जाओ जिसके बाद फिर भेद ना कर सको, उसका नाम अणु है। इस ब्रह्मांड में घूम रहे अनंतों परमाणु स्कंदों के टूटने से ही बने हैं। आचार्यों ने ऐसा कोई भी अणु नहीं स्वीकारा जो आज तक कभी स्कंद ना बना हो। सूत्र 28 में हमने जाना कि स्कंद चक्षु इंद्रिय का विषय कैसे बनेगा। सूत्र में भ्याम यानी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है।
अतः यहाँ दो ही चीजें हैं, भेद और संघात। इनसे जो बनता है वो चाक्षुष यानी चक्षु इंद्रिय का विषय कहलाता है। और चाक्षुष स्कंदों को चाक्षुष बनने के लिए सिर्फ भेद या संघात पर्याप्त नहीं है, इसमें दोनों होने होंगे। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों के मॉलिक्यूल्स अचाक्षुष हैं, पर H2+O = H2O के रूप में भेद और संघात होने पर वह जल के रूप में चाक्षुष होते हैं। दोनों उंगलियों को घिसने पर मैल की बत्तियां निकलती हैं, यानी भेद और संघात से अचाक्षुष मैल चाक्षुष हो जाता है। तो चलिए अब हम सभी चिन्माणी स्तुति करते हैं और तत्पश्चात समय होगा आज के सवाल का। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पढ़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धैर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। अब समय है आज के प्रतियोगिता प्रश्न में भाग लेकर आकर्षक पुरस्कार जीतने का। आप अपने फोन को QR कोड स्कैन करने के लिए तैयार रखें या दिए गए लिंक पे जाएं। आप अपना उत्तर चुनकर हमें कल शाम 5 बजे तक भेज सकते हैं। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे आकर्षक पुरस्कार। विजेताओं का नाम इसी कार्यक्रम में हर रविवार को घोषित किया जाएगा। साथ ही सभी प्रश्नों के सही उत्तर भी बताए जाएंगे। आज का सवाल है, अणु की उत्पत्ति किससे होती है? भेद से, संघात से, भेद संघात से, अभेद संघात से। अध्याय 5 की कक्षा 35 के आज के सवाल का सही उत्तर है सूक्ष्म सूक्ष्म। अगर आप किसी कारणवश कोड को स्कैन ना कर पाए हों तो आप क्लास की वेबसाइट पर जाकर भी उन्हें अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस लिंक पर जाएं या QR कोड को स्कैन करें।